राष्ट्रीय परिदृश्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4,477 शहरों का आकलन असेसमेंट किया गया है, जिनमें 61 छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड और 88 गंगा किनारे बसे शहर या नगर गंगा टाउन्स शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण अर्बन सैनिटेशन सर्वे बन गया है। 8वां संस्करण है ये। स्मरणीय तथ्य: स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। 7वीं बार लगातार इंदौर को। हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत, जो कि गुजरात का है, को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई है। इंदौर और गुजरात के शहर सूरत को। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पहले नंबर पे है इंदौर मध्य प्रदेश का, और पहले ही नंबर पे सूरत भी है गुजरात का। तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र का। चौथे नंबर पे है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, और 5वें नंबर पे है भोपाल मध्य प्रदेश का। 6वें नंबर पे है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। 7वें नंबर पे है नई दिल्ली दिल्ली का। 8वें नंबर पे है तिरुपति आंध्र प्रदेश का। 9वें नंबर पे है ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना का। 10वें नंबर पे है पुणे महाराष्ट्र का। शीर्ष 5 शहर 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में, तो पहले नंबर पे है सासवड़ महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे है पाटन एनपी छत्तीसगढ़ का, और आगे तीसरे नंबर पे है लोनावला महाराष्ट्र का, और चौथे नंबर पे है कराड़ महाराष्ट्र का। 5वें नंबर पे है पंचगनी महाराष्ट्र का। शीर्ष 5 राज्य रैंकिंग में हैं। पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे है ओडिशा, 5वें नंबर पे है तेलंगाना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर तेलंगाना। नोट: 27 राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। 27 राज्यों की इस सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर है। शीर्ष 5 गंगानगर, तो पहली रैंकिंग पे है वाराणसी उत्तर प्रदेश का, दूसरा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, तीसरा है बिजनौर उत्तर प्रदेश का, चौथा है हरिद्वार उत्तराखंड का, 5वां है कन्नौज उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की महू छावनी को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में गाजियाबाद को 38वां, अलीगढ़ को 40वां, वाराणसी को 41वां, और लखनऊ को 44वां, वाराणसी को 41वां, फिरोज़ाबाद को 52वां, प्रयागराज को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत एंथम का भी विमोचन किया गया है। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। इस गीत के गायक कैलाश खेर हैं। अगला पॉइंट है पीएम जनमन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी 10.45 करोड़ है। इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों PVTGS पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजाति
के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। इस मिशन के तहत PVGT परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मरणीय तथ्य: 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की। PM जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजातीय समूहों का विकास करना है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 24,104 करोड़ 24,104 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल समन्वयक मंत्रालय कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल और समन्वयक मंत्रालय होगा, जबकि अन्य 8 मंत्रालय और विभाग अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी पहलों को लागू करेंगे। इस मिशन से देश के 220 जिलों की 22,500 से अधिक बस्तियों में निवासित 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस मिशन से देश के 18 राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में PVTGS की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने PM जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार IEC इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और PVTG बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। भारत उर्वरकों फर्टिलाइज़र्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, फास्फेटिक एवं पोटास खनिजों इत्यादि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर भी है। उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के साथ आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोन्मेषी तरल नैनो उर्वरक लिक्विड नैनो फर्टिलाइज़र का विकास संभव हुआ है। नैनो यूरिया एवं नैनो DAP जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास ने खेतों में उर्वरकों के छिड़काव की एक कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता भी उत्पन्न कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ है। कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की भी बचत होती है। स्मरणीय तथ्य इससे संबंधित 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की है। 29 नवंबर को इसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया है। 30 नवंबर 2023 को यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1,261 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों SHG सेल्फ हेल्प
ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभा की वर्तमान अवधि की समाप्ति से पूर्व नई विधानसभा के गठन के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संवैधानिक आवश्यकता के दृष्टिगत हाल ही में 5 राज्यों यथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एवं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। स्मरणीय तथ्य: पहला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों एससीज के लिए तथा 29 सीटें अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई। चरण 1 के अंतर्गत 20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 7 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ, जबकि चरण 2 के अंतर्गत 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 76.31% मतदान दर्ज किया गया। छठी छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के लिए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित कर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने राज्य में बहुमत हासिल किया। वर्ष 2023 के चुनावों में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19 महिलाएं निर्वाचित घोषित की गईं। महिला विधायकों की यह संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद से सर्वाधिक है। 13 दिसंबर 2023 को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में विष्णु देवी साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की 13 दिसंबर को। ये व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। विष्णु देव साय वर्ष 2023 के चुनाव में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2023, इसमें कुल सीटें थी 90। दल का नाम, प्राप्त सीटें और मत प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, प्राप्त सीटें 54 और प्रतिशत है इनका मत का 46.27%।
दूसरे नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 35 सीटें हैं और 42.23% मत मिला है। तीसरा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसकी 1 सीट है। अगला है इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 77.15% मतदान दर्ज किया गया। 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। परिणामों के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 70% से अधिक सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में 27 महिला विधायक निर्वाचित घोषित की गई। 13 दिसंबर 2023 को भोपाल में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। भोपाल में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। मोहन यादव वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए, जबकि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 कुल 230 सीटें थीं। उस हिसाब से पहले नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें, 48.55% मत। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 66 सीटें और परसेंटेज है 40.40। तीसरे नंबर पे है भारतीय आदिवासी पार्टी, 1 सीट है इसके पास। अगला है यहाँ पे मिजोरम विधानसभा चुनाव। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। इनमें से 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 7 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 80.66% मतदान दर्ज किया गया। 9वीं मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 4 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। परिणामों के अनुसार 27 सीटें जीतकर जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 2023 के चुनावों में इस दल ने पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में ZPM को एक क्षेत्रीय दल रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। 9वीं मिजोरम विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव में कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। वर्ष 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य या विधायक के रूप में हुआ है। 8 दिसंबर 2023 को ZPM पार्टी के नेता लाल दुहोम ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पिछले लगभग 40 वर्षों से यह प्रथम अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी हैं। लाल दुहोम पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोम मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री व्यक्ति के संदर्भ में और ये पूर्व IPS अधिकारी हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में ये सिरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। IPS अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। वर्ष 1984 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी कानून
के तहत अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा सांसद थे। अगला है यहाँ पे राजस्थान विधानसभा चुनाव। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार राज्यसभा विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव करवाने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 74.62% मतदान दर्ज किया गया। 16वीं राजस्थान विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कुल 200 सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए ही चुनाव आयोजित किए गए थे। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले स्थित करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुनर के निधन के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। 8 जनवरी 2024 को करणपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित किया गया। इस सीट पर रूपेंद्र सिंह कुनर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी घोषित हुए। घोषित परिणामों के अनुसार राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित कर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 20 महिलाएं निर्वाचित घोषित की गई हैं। कुल 20 महिलाएं। 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। भजन लाल शर्मा वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। यह प्रथम अवसर है जब श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। दिया कुमारी व प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 में कुल 200 सीटें हैं। दल का नाम है, प्राप्त सीटें और मत प्रतिशत में दिया है। पहले नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें और परसेंटेज है 41.69%। दूसरे नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तीसरे नंबर पे है भारत आदिवासी पार्टी जिसकी केवल 3 सीटें हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 70 सीटें हैं। चौथे नंबर पे है बहुजन समाज पार्टी जिसकी 2 सीटें हैं और 1.82% मत है। पाँचवें नंबर पे है राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट के साथ। छठवें नंबर पे है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट के साथ और परसेंटेज है 2.39%। और 7वें नंबर पे है निर्दलीय 8 सीटें हैं इनके पास। अगला है तेलंगाना विधानसभा चुनाव। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। इनमें से 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 12 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 71.34% मतदान दर्ज किया गया। तीसरी तेलंगाना विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। परिणामों के अनुसार तेलंगाना के गठन के बाद से राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत प्राप्त कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में कुल 119 सीटों में से 64 सीटें 53.78% पर विजय प्राप्त की। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में लगभग 8% महिला विधायक कुल 10 निर्वाचित हुई हैं। 7 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमूला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अनुमूला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अनुमूला रेवंत रेड्डी वर्ष 2023 के चुनाव में वे तेलंगाना के कोंडगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। 1949 में अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 335A अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। यह वर्ष 1954 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। इस अनुच्छेद के ही अंतर्गत स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में विशेष प्रावधान किए गए थे। अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। स्मरणीय तथ्य: 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने का निर्णय को वैध ठहराया है। इस संविधान पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़ अध्यक्ष थे, सहित जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध था। यह अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 370 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना यूनिलैटरल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस हेतु संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया है कि जब अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है तो अब जम्मू और कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और वर्ष 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना है। विदित हो कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। पारित विधेयक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित विधेयक वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है और इस संशोधन के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK
से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। इन सदस्यों में 7 सीटें अनुसूचित जाति, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। इनमें से 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 18 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे।